तो पहले तो ये बताओ समझ में आ रही है चीज़ें सही, नहीं आ रही? आ रही है सबको? कोई ऐसा कोई डाउट वगैरह लग रहा हो सर मज़ा नहीं आ रहा है इस चैप्टर में, कुछ ऐसा? सबको आ रहा है समझ में? ठीक है ना, बढ़िया चल रहा है सब लोग? तो अभी जैसे तो देखा हमने रिजल्ट हमारा आ ही गया है, ठीक है ना, 10th का। तो कुछ वहाँ से सीख लेने की ज़रूरत है और कुछ सिखाने की ज़रूरत है, ठीक है ना। सीख लेने की है कि हमसे जो गलतियाँ उनसे हुई हैं हमसे ना हो, और सिखाने की ये ज़रूरत है कि जो हम सीख जाएं वो भी दूसरे सीखें, कि उनसे जो गलतियाँ हुई हैं हमने वो गलतियाँ नहीं की हैं, ठीक है ना। तो इस सब चीज़ों को लेके आगे बढ़ना है। और भाई बस कोशिश करो कि जितनी प्रैक्टिस करोगे, मैथ का एक रूल होता है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते रहो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला, चाहे कितना भी आता हो तुम्हें मैथ के बारे में, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना तो वहाँ हमारी गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहाँ गलतियाँ होती हैं, नेचुरली बात है ये। आप प्लस में गलती करोगे, माइनस में करोगे, कन्फ्यूज होगे क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है क्या नहीं कहना चाह रहा। लेकिन जब तक आप उस चीज़ को प्रैक्टिस के थ्रू नहीं जाओगे, या अपने एग्ज़ाम या टेस्ट में कहीं भी जा रहे हो प्रैक्टिस करके जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। आई होप सबको मेरी बात समझ में आ रही होगी। और बाकी जो है अपना टाइम निकालो, इस 2 महीनों के टाइम को ख़राब मत होने दो, ठीक है ना। 2 महीने के टाइम को बिल्कुल ख़राब नहीं होने देना है। जितना हो सकता है, जितना हम करा रहे हैं उनको थोरोली पढ़ते हुए चलना है। और सपोर्टिंग मटेरियल हमारा जो है उसको थोड़ा सा सपोर्टिंग मटेरियल या फिर कुछ भी हमारे पास एक्स्ट्रा मटेरियल है उसके साथ प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। वैसे तो सभी अच्छे लग रहे हो, चलो बढ़िया है, कॉन्फिडेंट, ठीक है ना। तो सब लोग ये कि नहा धो के आए हो लग रहा है सारे अच्छे लग रहे हैं, चलो सभी लोग अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। मैं भी नहा धो के आया हूँ भाई चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो आज हम देखेंगे, कल हमने कुछ एज बेस्ड कॉन्सेप्ट बताए थे, ठीक है ना। क्या बताए थे कल हमने? एज बेस्ड कॉन्सेप्ट। एज बेस्ड कॉन्सेप्ट में मैंने ये बताया था कि हमें 6 लाइनें फिक्स पता हैं, उन 6 लाइनों को हम डायरेक्ट लिख देंगे, हमें कुछ मतलब नहीं है क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बस हमें कैरेक्टर का पता होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है एनसीईआरटी का 3.4 एक्सरसाइज है, ठीक है ना। अब ये हो सकता है जो नया लेटेस्ट एडिशन है वो 3.3 हो जाए उसमें, ठीक है ना। 3.4 और जो नई वाली है उसमें क्या हो जाएगा 3.3। तो इसमें क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो कल मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था कि एज का हमें 6 स्टेप को सेम लिखना है, और वो कौन से कैरेक्टर हैं इसमें, देखो इसमें कैरेक्टर बोला गया है कि नूरी और सोनू। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? पहले नूरी की बात हो रही है, सोनू की बात हो रही है? उसमें नूरी की बात हो रही है। तो जिसको पहले लिखा जा रहा है उसी को पहले लेट करके चलते हैं। तो सबसे पहले लेट करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। हिंदी मीडियम वाले समझ जाएंगे? अरे बहुत समझदार है हमारे हिंदी मीडियम वाले, बाइलिंगुअल पढ़ते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों सटाक एकदम, है ना। चलो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितना हो जाएगा? x ईयर। अब क्या हो जाएगा? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू क्या हो जाएगा? y ईयर, ठीक है। देखो अभी तक 2 क्वेश्चन नहीं देखा और देखना भी नहीं है, बस इसके लिए देखा था नूरी और सोनू है। इसके बाद क्या होगा अब ये देख लो, उसमें बस कितने साल पहले और कितने साल बाद की बात हो रही है आगे। हाँ 5 years एगो सबसे पहले ही लिखा हुआ है, 5 years एगो की बात आई है तो पास्ट की बात करा, फ्यूचर की, यानी 5 साल पहले। तो 5 साल पहले क्या हो जाएगा? 5 years एगो एज ऑफ नूरी क्या हो जाएगी? नूरी क्या हो जाएगी? x माइनस 5। यानी मैंने तुम्हें बताया था ना कि पास्ट में हमेशा क्या करते हैं माइनस और फ्यूचर में प्लस। सीधी सी बात है, तो अंडरस्टूड है। अगर तुमसे पूछे आज से 10 साल बाद कितने हो जाओगे, तो जो आज प्रेजेंट है उसमें 10 जोड़ दो, ठीक है ना। ऐसी 5 years, अब ये भी इसके लिए 5 years की बात होगी, ये तो है नहीं इसके लिए अलग से बोलेगा भाई। 5 साल पहले जब नूरी की कम हुई है तो 5 साल पहले सोनू भी तो छोटा होगा 5 साल। तो एगो एज ऑफ क्या हो जाएगी? सोनू कितनी हो जाएगी? सोनू की एज y है, y माइनस 5। हमेशा प्रेजेंट एज से कंपेयर करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब दूसरी बात किसके लिए बोल रहा है? 10 years लेटर। 10 years लेटर, कल मैं एक वर्ड बताना भूल गया, आफ्टर और हैंस और 10 year और सॉरी लेटर, जो भी 3 वर्ड आते हैं तो जाना हैंस, लेटर और आफ्टर। तो इसमें हमेशा जब भी 2 वर्ड आएंगे, हैंस तो मतलब वो एक तरह से दूसरा वर्ड ही होता है, मेनली जो यूज होगा लेटर और आफ्टर। तो जब भी लेटर की बात होती है, लेटर का मतलब भी क्या होता है? बाद में, आफ्टर ही मतलब बाद में। तो हम क्या बोलेंगे? 10 years लेटर एज ऑफ क्या हो जाएगी? नूरी।
तो देखो आज उसकी एज कितनी है। अब कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, गड़बड़ ये करते हैं कि ये तो एज है आज की, वो सोचते हैं अच्छा अब ये हो गई है तो इसी में 3 ऐड कर देंगे। लेकिन मैंने क्या बताया, हमेशा कंपैरिजन होगा किससे, प्रेजेंट से, यानी प्रेजेंट एज जो है वो x है, तो x में ही हमने बोला कि आज से 10 साल बाद कितनी हो जाएगी वो x + 10 ईयर। ठीक है भाई, ये हो गई x + 10 ईयर। ऐसे 10 ईयर्स लेटर एज ऑफ सोनू, उसकी भी बढ़ेगी भाई, तो y + 10। यहाँ तक तो देखो अभी तक कोई चीज़ चेंज हुई है, जो हमने कल कॉन्सेप्ट बताया था एज का, बिल्कुल उसी को फॉलो कर रहे हैं, कोई चीज़ बिल्कुल अलग नहीं है। तो अब इसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या आता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा जाता है। अब इसके बारे में तो कभी कुछ कहेगा नहीं, इनके बारे में कभी कुछ नहीं कहेगा। मेन बात होगी एगो और लेटर की, यानी पहले क्या था और अब बाद में क्या हुआ, इनकी बात करते हैं। तो पहले एगो वाले में देखते हैं क्या बोला हुआ है। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि जो 5 साल पहले नूरी थी वो सोनू की आयु की क्या थी, 3 गुनी। क्या थी, आयु की 3 गुनी। क्या थी, नूरी सोनू की आयु की 3 गुनी। किसकी आयु के साथ 3 गुना लग रहा है, सोनू की। हिंदी मीडियम वाले समझ लो, इसमें गलती करते हैं कई बार, पता है मैं बता रहा हूँ गलती क्या करते हैं, वो लिख देते हैं नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो पता क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पे लगा देंगे 3, नूरी की आयु कितनी है, पहले नूरी की आयु बताओ, x - 5, और सोनू की आयु कितनी है, y - 5, यही तो दोनों। तो उसने बोला नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो बच्चे डायरेक्ट पता क्या बोलते हैं, अच्छा नूरी की आयु 3 गुनी है, लो लगा दिया। ये गलत है, ये वाला पूरा गलत है, ठीक है ना। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो भैया नूरी की आयु किस पे डिपेंड कर रही है, सोनू की आयु के। मान लो कोई भी एक पर्सन है, वो कहता है मैं तुमसे दुगने साल का हूँ, अगर वो 10 साल का, तो उसका मतलब क्या, अगर तुम्हें उसके साल ही नहीं पता होगी तुम बता सकते हो। मैंने कहा कि भाई वो एक्स पर्सन वाई का दुगना है, जब तक तुम्हें वाई की एज नहीं पता होगी तो एक्स की बता दोगे क्या। तो इसलिए ये डिपेंड किस पे कर रही है, सोनू की एज पर। और अगर ये सब इन सब चक्करों में नहीं फंसना, या फिर क्या करना है तुम्हें, डायरेक्ट आंसर निकाला। इतना ध्यान रखो हिंदी वाले, जिसकी आयु के साथ गुणा लग जाए उसकी आयु में मल्टीप्लाई करना है। तो हिंदी में क्या लिखा रहेगा, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। नूरी की आयु सोनू की किसके साथ 3 गुना लगा, सोनू के साथ। और यहाँ पर ध्यान रखना, इंग्लिश मीडियम वाले में क्या बोला हुआ है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी थ्राइस है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना किसके साथ लग रहा है इसमें भी, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो जिसके साथ हमेशा वर्ड लग रहा है उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 3, ठीक है ना। अब इसका मतलब नूरी की जो आयु है ये है आज की, और वो किस पे डिपेंड कर रही है, सोनू पे। मान लो सोनू 10 साल का, तो 10 दिया 30, हो गई कि नहीं हो गई 30 साल। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर मान लो सोनू क्या है, 10 साल का है, तो 10 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, तभी तो इसकी एज निकलेगी, तभी तो 3 गुना कहा जाएगा। तो इसलिए हम गड़बड़ क्या करते हैं, जिसका नाम लिया जा रहा है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जबकि मैंने क्या बोला है, हिंदी वाले में क्या लिखा हुआ है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी। ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, देखो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो सोनू की आयु क्या है, ये y - 5, इसकी आयु के 3 गुनी होगी, ठीक है ना। नूरी क्या हो जाएगी, वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। बस बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अब इसके मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 5 क्या हो जाएगा, 3y, अंदर मल्टीप्लाई होगी पूरे में। यहाँ भी गड़बड़ करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, इसमें y में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 में नहीं करते। ये वो मैंने बताया था ना, ये एक तरह से घर है भाई, तुम इसके घर जा रहे हो, फ्रेंड हो तुम उसके, जब तुम इसके घर जाओगे, पापा बैठे हैं मम्मी बैठी हैं, तो पापा से नमस्ते कर लोगे, मम्मी से नहीं करोगे क्या, भैया करोगे, दोनों से ही करोगे भाई। जाओगे अंकल जी राम राम, ठीक है, नमस्ते जो भी बोलोगे। और इधर जाओगे इससे भी क्या कहोगे, आंटी जी नमस्ते। लेकिन अंकल को बोल दो, आंटी जी को मुंह बना के चले जाओ, हट मैं नहीं बात करती, ऐसे बेकार हैं। तो बहुत मैंने सुना था कि आंटी बहुत बेकार है, इनसे नमस्ते नहीं करूँगी, अगली बार वही कह देंगी, इसको अंदर मत आ जान देना, है कि नहीं। तो ये ध्यान रखना कि जब भी किसी के घर में घुसोगे, दोनों से हाय हेलो बोलोगे, ठीक है ना। दोनों से हाय हेलो बोलोगे, 3y की मल्टीप्लाई 3y, और 3 5 जा 15 - 15 हो गई, सब कुछ हो गया। अब y को हमें क्या लाना है, x के पास लाना। तो क्या हो जाएगा, x - 3y, और नंबर तो यहाँ है ही पहले से 5, इसको उधर लेके जाओ। अब यहाँ पे ना पता है क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ना लेके हमें इक्वल में लेके जाना होता है सब कुछ। क्या लेके जाना होता है, इक्वल में। इक्वल में पहले से क्या था, -15, इधर जाके क्या हो गया, +5। तो क्या आ जाएगा, x - 3y = -15 में ऐसे +5, यानी माइनस का n। एक इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलो
अब इसके बाद आ जाओ इधर की तरफ, क्या हो जाएगा x माइनस 3y। अब नेक्स्ट लेटर वाली बात आती है, 10 ईयर्स लेटर के बाद क्या बोल रहा है, देखो जरा क्या बोला उसने, नूरी विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज, ट्वाइस है थ्राइस है, ट्वाइस है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सोनू। अब किस में मल्टीप्लाई होगी 2 की, सोनू वाली में नूरी वाली में, कितने कह रहे हैं नूरी वाले में होगी, कितने कह रहे हैं सोनू वाले में। हिंदी वाले देखो, हिंदी वाले किस में मल्टीप्लाई होनी चाहिए 2 की, सोनू वाली एज में या नूरी वाली एज में। भाई देखो ये हो जाएगी, यानी x प्लस 10 किसकी एज है, नूरी की, बराबर, और ये किसकी एज है, y प्लस 10 सोनू की। तो उसने बोला है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी नूरी सोनू की आयु की दुगनी है। तो किस में मल्टीप्लाई होनी चाहिए, इसमें या उसमें। कितने बच्चे कहते हैं सोनू में होनी चाहिए, बस इतने ही बोलोगे। और नूरी में कितने बच्चे कहते हैं, नूरी में, नूरी वाले जो कह रहे हैं ना वो गलत है भाई, नूरी में कैसे हो जाएगी मल्टीप्लाई। अभी क्या बोला मैंने, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सोनू, यानी नूरी जो है वो किस पे डिपेंड करिए, फिर दोबारा सोनू पर। तो मैंने क्या बोला था, हिंदी में क्या बोलेगी, अगर नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है तो किसकी आयु की 2 गुनी है, तो सोनू के साथ दुगना लगा हुआ है ना, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ। अब समझ में आया कि नहीं आया, फिर गलतियां मत करना। देखो अभी भी गलतियां कर रहे हो जबकि बता दिया मैंने, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है बस। x प्लस 10 इसको जो इसकी, फिर वही भाई घर में जा रहे हो दोनों को हाय हेलो बोलना जरूरी है, 2y प्लस 20, x को इधर लेके आओ 2y, जब ये इधर आएगा तो प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और ये 10 अपने घर के पास जाएगा, यानी 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y इक्वल टू कितना आ गया, ये होगी सेकेंड इक्वेशन। इसमें और इसमें देखो दोनों में किसका कोफिशिएंट सेम है, x का कोफिशिएंट सेम है, x का कोफिशिएंट सेम है, बट क्या दिक्कत है, साइन सेम है। दोनों में क्या दिक्कत है, साइन। और जब दोनों के साइन सेम होते हैं तो कैंसिल कर सकते हो उसे। मान लो तुम्हें 2 को कैंसिल करना है, +2 है और इधर भी +2 है, तो क्या कैंसिल हो जाएंगे, ये कभी नहीं होंगे, ये तो जुड़ जाएंगे। और अगर इसे कैंसिल करना है तो तुम्हें एक साइन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो कैंसिल होगा। तो क्या इनके साइन माइनस है क्या दोनों के, जब दोनों के साइन माइनस नहीं है तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना, या ऐसा कर लो फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन जो पहले उसे एज इट इज लिखो, कैसे लिखोगे, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, और दूसरी क्या थी इक्वेशन, x माइनस 2y इक्वल टू 10। दोनों को क्या करना है, माइनस कर रहे हैं हम। जब माइनस करते हैं तो क्या होता है भाई, इसमें साइन चेंज हो जाते हैं, सबके साइन चेंज होंगे, सीधी सी बात है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, इसलिए सबके साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, हो गए सबके साइन चेंज। तो अब वही x से x कैंसिल, 2y प्लस का है, 3y नेगेटिव का है, इसको नहीं देखना, अब इसको नहीं देखना, ठीक है ना। तो 2y और 3y क्या हो जाएगा, 3y माइनस का और प्लस 2y, तो क्या आएगा माइनस का। मान लो माइनस 3y प्लस 2y क्या होता है, 3y में से 2y चले गए, एक माइनस का y बचा, क्यों, क्योंकि 3y क्या है, बड़ा है। अब देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस 10 कितना होता है, माइनस 20, तो क्या हो जाएगा माइनस का 20, तो माइनस से माइनस, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब इस y की वैल्यू को किसी के अंदर ही पुट कर दो, चाहे इक्वेशन फर्स्ट चाहे इक्वेशन सेकंड। तो मैंने क्या करा, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना, दोनों माइनस के किसी में भी रख सकते हो। तो x माइनस 3 इंटू y की जगह 20 बराबर माइनस का 10। देखो x था माइनस 3y की जगह मैंने क्या रखा 20 इक्वल टू माइनस 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा 23 जा सॉरी माइनस 60 इक्वल टू माइनस 10, तो x बराबर माइनस 10 प्लस क्या हो जाएगा 60, क्योंकि इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 60। x इक्वल टू कितना है 60 चल गया 50। ध्यान रखना इन दोनों की, अगर इनमें से एक वैल्यू कोई भी नेगेटिव आ गई, जैसे यहाँ पे x बराबर 50 है, y बराबर कितना है 20, अगर दोनों में से एक वैल्यू नेगेटिव आ गई तो हमारा आंसर सही होगा या गलत होगा, या हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। दोनों कंडीशन अगर मान लो ऐसे, मान लो x की वैल्यू नेगेटिव आ जाती -50, तो मैं उसे क्या बोल सकता हूँ, गलत है या सही है, दोनों केस हो सकते हैं। बताओ, अगर x बराबर -50 आ गया तो अगर
-50 आ गया, तो वो गलत है या सही है, या दोनों केस हो सकते हैं, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। गलत होगा ना, क्यों गलत होगा? क्योंकि एज कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, कुछ नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, कुछ एज वाले क्वेश्चन आएंगे, कुछ लेंथ वाले क्वेश्चन आएंगे, तो लेंथ एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। और जो अगर नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें तो ऐसा होता है कोई नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन उसमें भी कंडीशन दी जाती है, या तो वो आपको पॉजिटिव इंटीजर बोल देगा, शुरू में ही बोल देगा पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। तो उसमें क्या होता है, जब धनात्मक बोल दिया तो इसका मतलब अगर आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो हमें नेगेटिव वाला नहीं लेना, कौन सा लेना है? पॉजिटिव वाला लेके चलना है, ठीक है ना। x बराबर 50 और y। अब ये आगे हमारी आंसर। फाइनली इसको टच देने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो तुम इसे चेक भी कर सकते हो, मैंने तुम्हें बताया था ना चेक करने का तरीका। x की वैल्यू 50, y की वैल्यू कितनी है 20, 20 दिया 60, 60 में से 50 के -10 आ रहा है, बिल्कुल वेरीफाई। इधर भी चेक कर, और हाँ दोनों इक्वेशन को वेरीफाई करना चाहिए, एक को नहीं। अब यहाँ पे रख के देखो, x की वैल्यू 50 रखो और y की जगह क्या रखोगे 20, 20 दूनी 40, यानी 22 जा 40, 50 में से 40 गए, कितना आया? क्या आ रहा है 10 मेरा? तो इसका मतलब मेरा आंसर फाइनल। वहीं की वहीं चेक करो, आगे बढ़ो। अपने पेपर में ये आंसर चेक कर सकते हो कि मेरा आंसर ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। अब इसको फाइनल टच कैसे देंगे, हम लिख देंगे द प्रेजेंट एज ऑफ किसकी? नूरी की। कितनी हो गई हमारी? देखो 50 ईयर, क्या हो जाएगी? 50 ईयर। ऐसी द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू की क्या हो जाएगी? 20 ईयर। यही हमारा फाइनल क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लो ऐसा फाइनल टच ना देना हो, केवल एक्स और वाई की वैल्यू निकालें, तो लास्ट में बॉक्स में एक बंद करके आ जाया करो, क्योंकि आंसर डायरेक्ट हाईलाइट हो जाता है और दिखाई भी दिया जाता है, ठीक है ना। हमें भी कई बार दिखाया जाता है कि अभी 1-2 पेजेस लग जाते हैं, तो कई बार उसमें क्या होता है कि एक पेजेस में क्या होगा, एक क्वेश्चन सॉल्व किया, दूसरे पेजेस में हमने क्या किया है, आंसर लिखा है। तो जब हाईलाइट कर देते हो ना किसी चीज़ को, जैसे मैंने हाईलाइट कर दिया, तो ढूंढने में आसानी हो जाती है। देखो है छोटी छोटी बातें, ये है क्या, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन है बहुत काम वाली बातें। हमेशा छोटी छोटी वाली बातें क्या होती हैं, काम वाली बातें होती हैं। अगर सुई को इग्नोर कर दोगे ना तो ऐसे घुसेगी, पता भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो चलो बेटा, ठीक है, इसे कॉपी करो फटाफट से। हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 ओल्ड वर्जन, न्यू एडिशन एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। तो बहुत इजी कर दिया है तुम्हारा जो न्यू सिलेबस है मैथ का, बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। तो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास इस बार बीट करना कि भैया मैथ तुझे छोड़ेंगे नहीं, हम इस बार लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो न्यू एडिशन एक्सरसाइज 3.3, तो पहला क्या बोलता है, 2 का फर्स्ट क्वेश्चन फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, पहले ही बता रहा हूँ, कल मैंने बताया था इसका। अच्छा, फ्रैक्शन बेस्ड के लिए जो शुरू के 3 स्टेप होते हैं, क्या मुझे क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है? क्या मुझे क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है? शुरू के स्टेप, तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या होगा, लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, यानी मैं हिंदी में बोलूँ तो क्या हो जाएगा, माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश क्या हो जाएगा, x, ठीक है ना। दूसरा बेटा आवाज़ आ रही है, लेट द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन कितना, y, माना भिन्न का हर क्या हो जाएगा, y, ठीक है ना। तो जो फ्रैक्शन बनी हमारी फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन किससे मिलके बनती है, यानी भिन्न हमारी किससे मिलकर बनती है, x ऊपर हो जाएगा और नीचे y, यानी x अपॉन में y। तो ये फाइनली हमें निकालना होता है, इसमें ध्यान रखना, ये निकालना होता है। x और y की वैल्यू निकालने के बाद इस तरह से पुट करके दिखाना होता है उसमें, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ, जो हमारा प्रश्न कहता है, जो हमें चलाना चाहता है, इसी के अकॉर्डिंग तो चलेंगे हम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, पहली लाइन पढ़ो, 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, पहली लाइन पढ़ो, क्या बोलता है, इफ़ वी ऐड, मन में पढ़ना भाई, इफ़ वी ऐड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, subtract 1 from the denominator from fraction reduces to 1, ठीक है भाई, क्या बोला मैंने, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बता दो, बाय और टू में क्या फ़र्क होता है। अगर मान लो यही होता रिड्यूसेस बाय 1 और ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ, रिड्यूसेस टू 1, इसमें फ़र्क कुछ बता सकते हो क्या होता है। जैसे मान लो मैंने क्या बोला कि उसने बोला है कि इफ़ वी ऐड टू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या था हमारा,
x, यानी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में हमने क्या ऐड किया, 1 ऐड किया, और डिनोमिनेटर में क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट, यानी डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करा रहा y माइनस 1। तो बोल रहा है कि जो हमारी फ्रैक्शन है वो रिड्यूसेस टू 1, यानी एक कम हो गई है, एक कम हो गई। तो यहाँ पे रिड्यूसेस टू लिखा हुआ है 1, अगर यही रिड्यूसेस बाय होता तो क्या फ़र्क हो जाता, रिड्यूसेस बाय और रिड्यूसेस टू में, यानी बाय और टू में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है ना। बाय का मतलब होता है माइनस करके दिखाना है, अभी हुई नहीं है, ठीक है ना, माइनस करके दिखाना है, हुई नहीं है। लेकिन अगर टू का मतलब है तो हो गई, वो बन गई है, फाइनल वैल्यू है वो, उसको माइनस नहीं करना। जैसे मैंने कहा कि अपनी एज में से रिड्यूसेस बाय 2 कर दो, तो तुम्हारी एज जो भी होगी, मान लो 15 साल है, तुम 2 माइनस करोगे तो उसे बोलते हैं रिड्यूसेस बाय -2 करके दिखा रहे हो। लेकिन फाइनली आंसर आ गया तुम्हारा क्या, मैं बोल दूँ कितना, मैंने बोला 2 घटा दो, ओनली 2 बोल दिया, तो उसे क्या बोलेंगे, रिड्यूसेस टू 2, ठीक है ना। बाय में माइनस करके दिखाते हैं और 2 में फाइनल आंसर होता है। तो यहाँ पर क्या बोला, रिड्यूसेस टू 1, यानी वो फाइनल आंसर के बारे में बोला, यानी जो हमारी फ्रैक्शन है वो क्या हो गई है, 1 हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यानी कि अगर मैं बोलूँ कि योर एज रिड्यूसेस बाय 2, तो तुम अगर मान ली 15 एज है तुम्हारी, तो 15 माइनस 2 करोगे, यानी जब 13 लेके आओगे। अब मैं बोल दूँ योर एज रिड्यूसेस टू 13, तो अब तुम्हारी एज कितनी हो गई, 13। बात समझ में आई कि नहीं। यानी कि जब बाय करते हैं तो आप जो प्रेजेंट वैल्यू उसमें से माइनस करके दिखाओगे, तब फाइनल आंसर आएगा। और अगर 2 की बात हो रही है तो इसका मतलब वही फाइनल आंसर है वो। अगर मान लो यही होता रिड्यूसेस बाय 1, तो पहले हमारी फ्रैक्शन क्या थी, x अपन में y, x अपन में y, फिर हम इसमें से -1 करके दिखाते हैं इस तरह से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले बताओ। अगर रिड्यूसेस बाय होता तो जो पहले है प्रेजेंट वैल्यू उसमें से -1 करके दिखाएंगे, लेकिन इसने क्या बोल दिया, रिड्यूसेस 2, तो 2 का मतलब फाइनल आंसर, 2 का मतलब क्या है, फाइनल आंसर 1। अब वही सेम कहानी ये हमारा है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नीचे क्या है, 1 है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो देखो x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इसकी 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है भाई, ये आ गया सेम। अब x प्लस 1, x को एक तरफ लेके आओ, y को एक तरफ लेके आओ, x माइनस वाई, y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, और ये +1 उधर जाके क्या हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, -2, इक्वेशन। अब ऐसे ही दूसरी इक्वेशन लेके चलो, दूसरा क्या बोल रहा है, इट बिकम्स 1/2, हिंदी वाले ही पढ़ते रहना, और हिंदी में ना समझ में आए बता देना मुझे एक बार। इट बिकम्स 1/2, इट बिकम्स 1/2, कब 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 ये हो रही है, ये डायरेक्ट इसने बोल दिया कि हमारी फ्रैक्शन क्या हो गई है, 1/2 हो गई है। अब कंडीशन बताएगा ना कब हुई है, कब हुई है, जब हमने क्या करा, इफ़ वी ओनली की बात हो रही है, यानी एक में ही ऐड कर रहा है। कई बार सोचते हैं बच्चे ऐड कर दिया तो 1 बोल दिया तो दोनों में ऐड कर देंगे, नहीं, उसने बोल दिया वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी ओनली हम क्या कर रहे हैं, मतलब x में कुछ ऐड नहीं कर रहे, ऊपर डिनोमिनेटर में ही क्या कर रहे हैं, ऐड 1, बस। बात समझ आई कि नहीं, पहले बताओ। यानी उसने क्लियर बोल दिया है कि वो 1/2 हो जाती है x बाई वाई, कब हो गई 1/2, जब हमने क्या करा, उसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया, यानी उसके हर में 1 जोड़ने पर वो भिन्न क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। यानी उसने ओनली बोल दिया, तो ओनली का मतलब हमें किस में ऐड करना है, ओनली हर में, यानी डिनोमिनेटर में। न्यूमिनेटर में कुछ नहीं करना, न्यूमिनेटर नो चेंज, ठीक है। वही सेम कहानी, इसकी मल्टीप्लाई, तो 2 से x में मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 2x, और इसकी मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, y प्लस 1, y को इधर लेके आओ, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, सेकेंड इक्वेशन। बताओ अब इसमें देखो क्या सेम है, y के कोफिशिएंट सेम है, y के कोफिशिएंट सेम है, पर साइन कैसे है, साइन भी सेम है, तो ये माइनस होगा प्लस होगा, बताओ, माइनस होगा प्लस होगा, माइनस होगा प्लस होगा, माइनस होगा भाई, प्लस होगा तो काट दोगे तुम कैसे, अगर तुम इसे प्लस करोगे तो क्या इसे काट कर पाओगे, क्योंकि प्लस में कभी भी साइन चेंज नहीं होते हैं, मैं कितनी बार कह चुका हूँ। अगर मान लो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लो 2 इक्वेशन है ये रही, x माइनस वाई इक्वल टू -2, और यहाँ क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तो प्लस में कोई साइन चेंज होगा नहीं, तो क्या तुम इसे कैंसिल कर पाओगे, ये तो जुड़ जाएगा, y 2y और 2x क्या हो जाएगा 3x, फिर एक नई इक्वेशन बन जाएगी। हमें इक्वेशन नहीं बनानी, हमें तो सॉल्यूशन करना है। तो जब भी कभी सेम साइन होते हैं, मैंने अभी क्या बताया था, सेम साइन होंगे हमेशा माइनस करना है, ठीक है, सेम साइन होंगे हमेशा क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करोगे, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो बीच में, पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि पूछना नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट क्या थी हमारी,
फर्स्ट क्या है देखो, x माइनस वाई इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू -2, ये क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो इसको हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ये और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो ये कैंसिल हुआ, 2x माइनस का 1x यानी माइनस का 2x और प्लस का x क्या आएगा आंसर, बहुत बढ़िया, माइनस का x। और यहाँ पर क्या दोनों साइन माइनस माइनस, पर साइन कैसा रहेगा 2 और 1 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x वाला कितना आ गया, x की वैल्यू 3 आ गई। अब x की वैल्यू को कहाँ पुट कर दो, फर्स्ट में पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी हिंदी वाले क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो ये रही वैल्यू x माइनस वाई इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू क्या है माइनस वाई इक्वल टू -2, x की वैल्यू 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस वाई को यही रहने दो खैर, और -2 है इधर 3 उधर जाएगा क्या हो जाएगा -3, तो माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, तो वाई माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, तो जो हमारी फ्रैक्शन हुई वो क्या बनी, हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या थी, x अपन वाई थी ना, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू, ये हमारा फाइनल क्या हो गया, कोई दिक्कत बताओ, ओके बेटा ठीक है, ओके स्टार्ट। इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th क्वेश्चन। तो क्या बोला गया, अ लर्निंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज, ठीक है ना, क्वेश्चन सबने पढ़ लिया। तो फिक्स चार्ज की बात हो रही है और एडिशनल पर डे की चार्जेस की बात हो रही है, ठीक है ना। तो हम क्या लेट करेंगे, सबसे पहले लेट द फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, ये फिक्स है, लेट द फिक्स चार्ज फॉर द 3 डेज। तो कितना लेट कर लिया हमने, उसे मान लिया x रुपीज़, चार्ज है भाई तो रुपीज़ की बात होगी, रुपीज़ में आएगा कि नहीं आएगा, चार्ज है ना तो रुपीज़ की बात होगी। तो क्या लिखेंगे, माना 3 दिन का नियत चार्ज, फिक्स को क्या बोलते हैं नियत, 3 दिन माना 3 दिन का नियत चार्ज, यानी नियत चार्ज मतलब क्या बोला गया हिंदी में, नियत किराया कितना मान लिया हमने x रुपीज़, ठीक है ना। अब एडिशनल जो डेज होंगे उसमें एडिशनल डे का चार्ज कितना होगा, तो ऐड क्या बोलेंगे, द चार्ज फॉर ईच डे, एडिशनल चार्ज तो ये होगा द चार्ज फॉर लेट द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, कितना मान लिया हमने y रुपीज़, माना क्या, उसका पर दिन का चार्ज, प्रतिदिन का किराया, माना प्रतिदिन का किराया, ठीक है भाई, समझ आया कि नहीं, माना प्रतिदिन का किराया, बातें मत किया करो भाई, माना प्रतिदिन का किराया कितना हो गया y रुपीज़। तो ये चीज़ हो गई हमारी, लेट द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे और लेट द फिक्स चार्ज फॉर द 3 डेज, मतलब 3 डेज उसने फिक्स कर रखा है कि लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अ लर्निंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद से मैंने बोला हमेशा 2 स्टेटमेंट दी होती हैं, 2 स्टेटमेंट में हमेशा क्या होता है, 2 स्टेटमेंट में या तो कॉमा लगा होगा या फुल स्टॉप होगा। तो इसके बाद देखो कहाँ से, पहला सरिता ने कितने पेड करे, सरिता ने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरिता ने पेड करे, यानी टोटल अमाउंट यही तो बन रहा था हमारा, देखो ये, तो सरिता ने कितने पेड करे 27 रुपीज़। तो फिक्स चार्ज तो फिक्स रहेगा, इसमें कोई मल्टीप्लाई होगी क्या, कोई मल्टीप्लाई नहीं होगी, यहाँ तो फिक्स रहेगा, ये तो x फिक्स है 3 दिन के लिए, पर सरिता ने कितने दिन के लिए ली थी 7 डेज के लिए। तो कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए, एक्स्ट्रा एडिशनल मतलब डेज कितने बने, एडिशनल डे यानी 3 दिन के लिए तो ये हो गई, और टोटल 7 डेज के लिए तो एक्स्ट्रा डेज क्या हो गए 4। तो यानी y क्या था ईच डे, यानी एक्स्ट्रा जो ईच डे था उसका था, और कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए 4, तो क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो कितना अमाउंट देना पड़ा 27। मेरी बात समझ में आई कि नहीं पहले बताओ। सेम वैसा ही हो रहा है जैसे हमने यहाँ बताया था, ये तो फिक्स है चार्ज, इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं है, ये तो देगा ही देगा, ये 3 दिन का फिक्स है, तो 7 दिन के लिए उसने बुक
कितने दिन के लिए बुक? 7 डेज़ के लिए। 7 डेज़ के लिए बुक लिया, 7 में से 3 निकाल दो। 3 के लिए तो फिक्स है ना, लिखा हुआ देखो 3 डेज़ के लिए, उसे कोई इसमें बढ़ना घटाना नहीं है, ये तो देना ही देना है। ऐसे ही यहाँ पर अब कितने दिन एक्स्ट्रा दिन का चार्ज क्या था? y रुपये, मान लो पर डे कितना देता था? 5 रुपये, तो अब उसे कितने दिन रखने पड़े? 4, तो 5 चौक 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यानी कि y हमारा हो गया पर डे का एक्स्ट्रा चार्ज। और यहाँ पर क्या है, कितने दिन के लिए रखी? 4, 7 में से 3 चले गए, 4 बचे, तो कितनी कॉस्ट देनी पड़ी उसे? 27 रुपीज़। दूसरा केस पढ़ो सरिता के बाद, जो सुशी थी उसने कितने पेड किए हैं? 21। जो सुशी थी उसने कितने पेड करे? 21। और कितने दिन के लिए बुक लिया? तो भैया फर्स्ट 3 डेज तो एक्स ही देगी कि नहीं देगी? ठीक है ना, साफ कह देगी, जाके सीधे बोल देगी भैया पहले दिन का तो वही किराया दूंगी जो आपने बताया था, पहले दिन का वही रहेगा, पहले दिन में कोई बार्गेनिंग, मतलब दुकान वाला भी छड़ जाएगा, हाँ पहले 3 दिन के लिए तो कोई बार्गेनिंग नहीं करूँगा, ठीक है, जितना फिक्स किराया उतना देना पड़ेगा, बाकी जो है एक्स्ट्रा डेज तुमने रखे हैं उसका पर डे के चार्जेस के हिसाब से आप पर लगेगा। तो कितने? 3 तो निकल गए, 3 निकल गए, कितने दिन बचे 5 में से? भाई ये तो 5 डेज़ के लिए है और ये 7 डेज़ के लिए है कि नहीं? तो 7 डेज़ में से 3 डेज़ तो इधर चले गए, ये गए 3 डेज़, और यहाँ से 5 डेज़ में से 3 डेज़ कहाँ चले गए? यहाँ चले गए, बचे कितने? 2 डेज़, तो 2 यहाँ जाएंगे। ऐसे ही यहाँ से गए किसके पास? 4 दिन बच्चे किसके पास गए? एडिशनल चार्ज के पास, ठीक है ना। तो x + 4y = 27, x + 2y = 21। कोई दिक्कत? कर लोगे आराम से, कर लो, इसको सॉल्व भी कर लोगे, इसको बताने की ज़रूरत है, 2 क्वेश्चन करा चुका हूँ, ऐसे कर लोगे। कौन सेम है इसमें? x, और साइन कैसे हैं? सेम साइन है। पहले बताओ प्लस करोगे माइनस? ठीक है ना, सेम साइन हो तो क्या करते हैं? माइनस। तो कर लोगे सॉल्व इसे, ठीक है ना। चलो इतना सॉल्व कर लोगे तो अब इसके आगे ना एक इसी का फर्स्ट का जो 3.4 एक्सरसाइज है, 3.3 एक्सरसाइज है, इसी का हम फर्स्ट का ना 3rd क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देखते हैं? इसे आगे तुम कर लेना, ठीक है ना, इसे खुद सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है तुम्हें। फर्स्ट का थर्ड देखो, ठीक है ना, फर्स्ट का थर्ड देखते हैं हम लोग, उससे देख लेते हैं एक बार, फिर ये तुम्हारी एक्सरसाइज क्लियर कंप्लीट हो जाएगी 3.3 या 3.4, ठीक है ना। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। मैंने जो मेन क्वेश्चंस थे करा दिए, बाकी कॉन्सेप्ट बता दिए। देखो ये फिक्स किराए का भी ना, ये भी कॉन्सेप्ट है, एक ध्यान रखना। अभी इससे अगली एक्सरसाइज में या पिछली एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन हो सकता है, या इस पर बेस कोई नया क्वेश्चन बोल सकता है, जैसे टैक्सी किराए को लेकर बोल सकता है, एक टैक्सी किराए को लेकर भी बोल सकता है। वो कह सकता है कि भैया पर मतलब मान लो यहाँ से कहाँ जाना है, यहाँ से दिल्ली घूमना है हमें, तो ठीक है दिल्ली घूमना है, उसने बोल दिया कि ठीक है, सबसे पहले तुमने उससे बोला कि मुझे चांदनी चौक जाना है, यानी लाल किले जाना है, ठीक है, लाल किले तक का उसने किराया बोल दिया 500 रुपये लूँगा, फिक्स है, ठीक है ना। अब उसने कहा जब तुम लाल किले पहुँचे, तुम्हारे पास समय बचा है अभी, तो तुम क्या बोलोगे? यार और जगह घूमने का भी मन है। तुमने कहा यार मुझे वहाँ भी जाना है, कुतुब मीनार भी जाना है, मुझे लोटस टेम्पल भी देखना है, मुझे मुगल गार्डन भी देखना है, सब कुछ देखना है मुझे, ठीक है ना। तो वो कहेगा अच्छा 500 रुपये में सब कुछ घुमा दूँ, है ना, क्या बोलेगा वो? 500 रुपये में सारे घूम लोगे क्या? तो अब वो क्या बोलेगा कि अब पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लूँगा मैं, ठीक है ना। उसने कहा कि देखो यहाँ 500 रुपये मैंने यहाँ तक लिया, यहाँ चाहे 100 था, चाहे 10 है, चाहे 50 है, ये फिक्स है हमारा, यहाँ तक मैं 500 रुपये ही लूँगा, चाहे मुझे लॉस हो चाहे मुझे प्रॉफिट हो। लेकिन आगे तुम चलोगे उसमें पर किलोमीटर के हिसाब से अपना चार्ज लगाऊँ, चाहे 2 रुपये पर किलोमीटर लगाऊँ, चाहे 3 रुपये लगाऊँ, तुम जहाँ मर्जी घूमो, पूरी दिल्ली घूमो, पूरी रात तक घूमो, शाम तक घूमो, लेकिन जितना मैं चलूँगा उसका एक्स्ट्रा चार्ज, ठीक है ना। लेकिन हाँ उसमें कंडीशन ये थी ना कि हम लाल किले जाएंगे, लाल किले से घर आएंगे, वहाँ का कोई किराया नहीं होगा, ठीक है ना। वो तो हमारा पहले ही फिक्स हो गया था कि भैया आप मुझे लाल किले लेके चलोगे, यहाँ से यहाँ तक आओगे 500 रुपये में, ठीक है उसने कहा। अब हम जो आगे घूम रहे हैं, जो पूरी दिल्ली घूम रहे हैं, वो क्या करेगा? वहीं फिर वो दोबारा से लाल किले पे आएगा, और लाल किले पर आने के बाद फिर क्या कहेगा? ठीक है अब तुमसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, तुम्हें घर छोड़ा जाएगा। बात समझ आई कि नहीं? पूरी यानी पूरी दिल्ली जो उसने घूमी है उसके पर किलोमीटर के हिसाब से, मान लो लाल किले से हटकर वो 10 किलोमीटर घूम के आ गए, तो 3 धाम 30, यानी 30 रुपये से क्या देंगे एक्स्ट्रा, 3 टाइम जा 30, तो क्या देंगे 30 रुपये एक्स्ट्रा देने के बाद जब हम कहेंगे भाई घर चलो, और फिर उसे घर आके हम कितने रुपए देंगे? 500, तो टोटल कितना पे करना पड़ा उसे? 500। बात समझ में आई कि नहीं आई? वही कहानी सेम यहाँ पर तो हमारा एडिशनल चार्ज, फिक्स चार्ज लाइब्रेरी के रिगार्डिंग था, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है वो टैक्सी पर बन सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट बेस है, यानी इसे बोल सकते हो फिक्स क्या चार्ज बेस्ड, इसे बोल सकते हैं फिक्स चार्ज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसे सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब आ जाओ फर्स्ट का 3rd क्वेश्चन, इसी का एक्सरसाइज का है, यानी एनसीईआरटी का है।
NCERT इसी एक्सरसाइज का है, ये फर्स्ट का थर्ड। बस मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि जब कभी भी कोफिशिएंट डिफरेंट हो, जब कभी कोफिशिएंट डिफरेंट हो तो जब क्या होगा, ठीक है ना, जब कभी कोफिशिएंट डिफरेंट हो तो जैसे मान लो यहाँ पे दे रखा है क्या, 3x माइनस 5y इक्वल टू या -4 इक्वल टू 0, ठीक है। इसे क्या लिख सकते हैं, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने की जरूरत नहीं है। 3x माइनस 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ठीक है। इसे मान लो एक इक्वेशन। यहाँ उल्टा होता है, जब हम सॉल्व करते हैं ना किसी इक्वेशन को तो वहाँ पर हम उल्टा करके चलते हैं, वहाँ पे हमें इक्वल में ले जानी होती है सी को, ठीक है। इसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या है, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। तो 2y को क्या करोगे, इधर लेके आओ, -2y इक्वल टू 7, सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है कि नहीं। यहाँ तो ऑलरेडी अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस करे हैं उस सब में कोफिशिएंट सेम मिला है, तो हमने सीधे प्लस और माइनस कर दिया। अब बहुत से बच्चे कहते हैं सर इजी तो करा दे, एक टफ भी क्वेश्चन करा दो थोड़ा सा। तो अब देखो हम थोड़ा सा डिफरेंट लेके चल रहे हैं। डिफरेंट क्या लेके चल रहे हैं, है ये भी इजी, बस डिफरेंट ये कोफिशिएंट दोनों के बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल अलग। यहाँ 3x है या 9x है, यहाँ पर क्या 5y, यहाँ पर 2y है, ठीक है ना। पहले तो ये देखा करो, क्या मैं 3 को 9 बना सकता हूँ, बना सकता हूँ, ईजीली है। क्या मैं 3 को 9 बना सकता हूँ, बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करके। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या आ सकती है, अगर मान लो यहाँ भी 3 ना होता, कुछ और होता, मान लो यही कंडीशन मान के चलो, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, क्या 2 को 5 बना सकते हो या 5 को 2 बना सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो जब ऐसा केस आ जाए तो क्या करा करो, क्योंकि हम एक रूल जानते हैं कि अगर मान लो 2 की 5 से मल्टीप्लाई करें तब भी क्या आएगा, 10 आएगा, और 5 की 2 से मल्टीप्लाई करें तो दोनों को सेम तो बनाया जा सकता है। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, अगर मान लो यहाँ पर 3 ना हो के कुछ और होता, मान लो 4 ही होता, मान लो मैं एग्जांपल बता के चल रहा हूँ, यहाँ पे 3 ना हो के 4 होता, तो जैसे मान लो मेरे को 4 को 9 बना सकता हूँ, नहीं बना सकता। 9 को 4 बना सकता हूँ, नहीं बना सकता। ऐसे केसेस में हम क्या देखते हैं, 5 और 2 को देखते, क्या 2 को 5 बना सकता हूँ या 5 को 2। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, यानी इस इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई, और इस इक्वेशन में खुशी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इस इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंखें यहाँ पर हैं, दिमाग कहीं और है, ठीक है ना। 2 यहाँ पर है तो यानी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें पता है 2 × 5 भी 10 होता है, 5 × 2 भी 10 होता है। जब कभी भी, पहले बस बता रहा हूँ सिंपल, अगर बना सकते हो तो बना देना डायरेक्ट, जैसे 2 को 4 बना, 4 को 2 बना, 2 को 4 बना सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, 3 को 6 बना सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। लेकिन जब कभी ऐसे ना बने करे तो उसमें आपस में एक दूसरे की मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले कोफिशिएंट की ऊपर वाली इक्वेशन में, ऊपर वाले कोफिशिएंट की नीचे वाले में, और होती पूरे के साथ मल्टीप्लाई। ये नहीं कि ओनली y के साथ होगी, पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होती है। ऐसे ही देखो, यहाँ तो ईजी था, यहाँ पे मैं 3 को ना बनाकर ना 9 ना बनाकर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस वाले को लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। बनने को यहाँ से हो जाएगा ईजी। चलो दोनों मेथड ही बता देता हूँ, ठीक है ना। देखो कैसे हम दोनों मेथड लेके चलते हैं। जब मैं क्या करूँ, x के कोफिशिएंट को इक्वल करूँ, इक्वल ऑफ x कोफिशिएंट, ठीक है ना। मैं इसके, और यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल ऑफ y कोफिशिएंट, दोनों यही बताता हूँ, कहानी खत्म है बिल्कुल। अब देखो सबसे पहले मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है, तो मैं क्या करूँगा, 3 को 9 तो बना सकता हूँ ना, तो क्या करूँगा, इक्वेशन फर्स्ट इनटू किससे मल्टीप्लाई, 3 से। और एक बात, दोनों के साइन क्या हैं, सेम है, दोनों के साइन क्या है, सेम है। और जब दोनों के साइन सेम होते हैं तो मुझे कैंसिल भी करना, तो क्या करते हैं, माइनस, और डायरेक्ट क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड। क्या इसमें किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी इक्वल हो चुका है। तो इक्वेशन फर्स्ट देखो, 3 से मल्टीप्लाई करो इसमें 3, तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। अब देखो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15y, और 3 4 जा 12। हो गई कि नहीं हो गई इक्वेशन। और दूसरी तो हमारी सेम है, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस, ठीक है ना, ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। इसको नहीं देखेंगे, ठीक है ना, ये प्लस था तो इसका क्या होगा, माइनस। ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। अच्छा, 9x से 9x कैंसिल, ठीक है, 9x से 9x कैंसिल। और हमारा अब देखो, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो -15 और +2, -15 और +2 क्या होता है, जल्दी बताओ, -13y। तो -13y, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 12 में 7 कितना आ गया, 5,
तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस इधर चला जाएगा तो -5/13 हो गई कि नहीं हो गई, यहाँ से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। 15 में से 2 गया -13, यहाँ 7 में से 12 में से 7 गए प्लस का 5, तो देखो मल्टीप्लाई हमने कर दी थी, सब कुछ हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई y की वैल्यू। अब y की वैल्यू को किस में पुट करोगे, किसी एक में पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड में। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 3x और -5y, y की जगह क्या रखेंगे -5/13, ये हमने वैल्यू रख दी। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात, ये हो गया 4। तो 3x माइनस कितना, माइनस प्लस 5 5 25 और 13 इक्वल टू 4, इसको उधर लेके जाओ। 3x इक्वल टू 4 - 25/13 और नीचे क्या है 1 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 3x इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा 13, ठीक है। और 13 4 जा कितने होते हैं 52 माइनस कितना 25, 50 में से 25 जाते हैं तो कितना बचता है 25, और 2 एक्स्ट्रा है तो कितना हो जाएगा 27, 13 और 3x था तो x बराबर क्या आ जाएगा 27 × 13 × 3, तो क्या x बराबर आ जाएगा 27/39। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो ऐसे हम वैल्यू निकाल लेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसको देखो दूसरे मेथड से देखें तो क्या हो जाएगा ये दूसरे मेथड से देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके चलते हैं। तो दूसरे मेथड से देखेंगे तो क्या, जब किसका कोफिशिएंट इक्वल करेंगे, इक्वल ऑफ y कोफिशिएंट, तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई 2, और अब देखो दोनों के साइन कैसे हैं माइनस माइनस है, तो ये भी क्या होगा माइनस ही करना पड़ेगा। और इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मतलब जो है उसमें ना करके दूसरे में करना है, जिसके पास जो है उसमें ना करके दूसरे वाले में करना है। तो इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, देखो 2 3 जा 6 है, 2 5 जा 10y, 2 4 जा 8, ऐसे यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई 5 से, 5 9 जा 40, 5 2 जा 5 7 जा 35। वही सेम कहानी, क्या कहानी रहेगी यहाँ पर कि माइनस प्लस माइनस ये कैंसल। अब 45 में से 6 गया कितना आएगा माइनस का 39x, और इक्वल 35 में से 8 गया कितना हो गया 27 माइनस का, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 39, कुछ गड़बड़ हुई है क्या 35, कहाँ कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू हमारी नेगेटिव आई थी ना, यहाँ पर दोनों में सेम आनी चाहिए। x की वैल्यू क्या आई है हमारी पॉजिटिव, ठीक तो है। तो x की वैल्यू क्या है हमारी, x से नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो x बराबर क्या हो जाएगा 27/39, ठीक है। चाहे तो तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई ना करके काट भी सकते थे, देखो यहाँ पर हमने क्या करा काटा नहीं, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो 9 में क्या था 13। सेम यहाँ पर ही वही कहानी है, 3 9 जा 27, आया कि नहीं आया सेम आंसर आ गया। x बराबर कितना आ गया 9/13। अब इस x की वैल्यू को किस में पुट करोगे, इक्वेशन फर्स्ट में, क्या हो जाएगा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, रख दो यहाँ पर 3 × 9/13 - 5y = 4, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 3 9 जा 27/13 - 5y = 4, तो उसको लेके आ जाओ -5y = 4, या एक काम कर लो जो माइनस का होता है उसे पहले प्लस बना लो, 5y को उधर ही लेके चले जाओ, जब उधर लेके जाएंगे तो माइनस का उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का, 4 को इधर लेके आओ, तो 27/13 तो पहले से ही था, 4 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा -4, इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ से हम चेक कर लें, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 5y = 13 1 जा 13। अब देखो 27 ऊपर और 13 एकम 13 चौके 52, तो क्या हो जाएगा 5y = 52 में से 27 क्या सेम आया ना वही 52 में से 27 जाएगा कितना आएगा बोलो, अरे कितना आया, तो यानी कि 25 और अपन में 13 कैसा माइनस का, तो y = -25 अपन में 13 × 5, 5 5 जा, तो y = -5/13 आया कि नहीं आया दोनों से। तो यहाँ से भी y की वैल्यू वही आ गई सेम, और देखो यहाँ भी y सेम था, यहाँ भी y सेम था, यहाँ भी x सेम है,
कहाँ है हमारा, ये x है और इसका x ये रहा, तो सेम हो गया कि नहीं हो गया। मतलब मेरा कहने का मतलब है ये हमारा यहाँ से इतना है, इसका पार्ट है ये, ठीक है, इसका इतना पार्ट है। यहाँ से कोफिशिएंट को पहले देख लो एक बार, ये दोनों इक्वेशन थी हमारे पास, अगर इक्वल ऑफ x कोफिशिएंट करा तो इस तरह से चलेंगे, ये रहा हमारा, ठीक है ना। यहाँ डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दी। अगर हमें इक्वल ऑफ y कोफिशिएंट करके चलना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों केसेस में इस वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई और इस वाली इक्वेशन में 5 से। तो ये पूरा प्रोसीजर जो हमने बताया यहाँ से यहाँ तक, और आंसर दोनों में सेम आने हैं, ठीक है ना। तो अब तुम्हें कोई दिक्कत इसके अलावा, जब दोनों ऑलरेडी सेम होंगे तो साइन का ध्यान रखना है, और जब जिसको हम बना सकते हैं, जैसे 3 को 9 बना सकते हैं, 2 को 4 बना सकते हैं, 3 को 6 भी बना सकते हैं, तो ऐसे केसेस में एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने जो बनवाना चाह रहा है, ठीक है ना। और बाकी जिस इक्वेशन में अगर नहीं बन रहा है कुछ भी तो उसमें स्वैप कर देना है, दूसरी वाली इक्वेशन में पहली वाली इक्वेशन के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई और पहली वाली इक्वेशन में दूसरी वाली इक्वेशन के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 2 मेथड है, दोनों में से एक ही करना है, तुम दोनों उतार सकते हो ताकि दिमाग में रहे, ठीक है ना। अब इस चैप्टर के जो थोड़े बहुत चैप्टर के जो चीज़ें बनती थी हमने बता दी हैं, बाकी जो क्वेश्चन होंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, वो बाद में हम देखेंगे, ठीक है बेटा। ठीक है, कर लोगे अब सारे एक्सरसाइज। तो 3.3 यानी जो न्यू एडिशन में, और जो एक्सरसाइज 3.4 है उसे कंप्लीट कर लेना। जो इसके कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स मैंने बता दिए हैं, बाकी इसे ख़त्म करो। ओके, थैंक यू बेटा।